आपको नाजरीन अहम खबर देते हैं। अपोजिशन अरकान ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अपोजिशन अरकान ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है। इससे पहले कौमी असम्बली इजलास के लिए रिक्वेजिशन जमा करवाई गई थी और अब अपोजिशन अरकान ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी जमा करवा दी है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से, अपोजिशन अरकान ने वज़ीर आज़म के खिलाफ अब तहरीक अदम एतमाद भी जमा करवा दी है। सिद्दीक साजिद से मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। सिद्दीक बताइएगा, इससे पहले कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करवाई गई और अब तहरीक अदम एतमाद भी जमा करवा दी गई है। जी, ये दोनों के अक्स भी मैंने भिजवा दिए हैं। ये रिक्वेजिशन भी जमा हो गई है जो कि एडिशनल सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद ने वसूल की, और अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ मुतहदा अपोजिशन ने अदम एतमाद की जो तहरीक है वो भी जमा करवा दी है और उसको भी एडिशनल सेक्रेटरी कानून साजी मुश्ताक अहमद ने वसूल किया है। और अभी ये जो अरकान थे मौजूद थे, काफी देर इंतजार किया, स्पीकर का, सेक्रेटरी कौमी असम्बली का, दोनों नहीं आए तो जिसके बाद फिर ये जो एडिशनल सेक्रेटरी है इनको जो है वो जमा करवा दी गई, उन्होंने इसको वसूल कर लिया है। और जो दस्तखत है जो अदम एतमाद की जो तहरीक है उसके ऊपर तकरीबन 86 अरकान के दस्तखत जो है वो मौजूद हैं। 20% अरकान चाहिए होते हैं। जो वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की जब तहरीक जमा करवाई जाए तो 20 पूरे अरकान का दस्तखत होना जरूरी है, इसलिए उससे ज्यादा है वो 20% 68 बनता है, लेकिन इन्होंने 25% जो अरकान के दस्तखतों के साथ वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की जो तहरीक है वो जमा करवाई है। और उससे पहले जो रिक्वेजिशन जमा करवाई गई है उसके ऊपर 100 से ज्यादा के दस्तखत है और उसमें तमाम अपोजिशन की जो जमातें हैं वो शामिल हैं। अब स्पीकर कौमी असम्बली आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर और पार्लिमानी क़वायद-ओ-ज़वाबित के तहत पाबंद हो गए हैं कि वो कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 14 अंदर बुलाएं। अच्छा सिद्दीक, इसी हवाले से आपसे पूछना चाह रहा था कि ये प्रोसेस क्या होता है। अब तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है, कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन भी जमा करवा दी गई है, आगे का प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि हमने कुछ तस्वीर भी देखी थी जिसमें हमने देखा कि कौमी असम्बली को अंदर से रेनोवेट किया जा रहा है, कारपेट से उनको उखाड़ा गया है। तो इस सूरत हाल में भी क्या कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा सकता है? जी बिल्कुल बुलाना पड़ेगा, इसकी कोई अब हुकूमत से भाग नहीं सकती। ये आईनी, कानूनी और पार्लिमानी एक तकाजा है। अब स्पीकर को इजलास बुलाना पड़ेगा, पेशावर कन्वेंशन सेंटर में बुलाएं, वो चेयरमैन सेनेट का जो हाल है उसमें बुला सकते हैं, स्टेट बैंक बिल्डिंग में बुला सकते हैं। इजलास होते रहे तो इसमें उनको ये इजलास बुलाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये यहाँ पे एक अजीब सिचुएशन के हो गई है कि ये जो 14 दिन पूरे हो रहे हैं ये 22 को हो जाएंगे। आज 8 तारीख, इन्होंने अभी 22 को या 23 को इजलास स्पीकर को बुलाना पड़ेगा और 22 और 23 2 दिन इन्होंने OIC की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस है वो कौमी असम्बली के हाल में रखी है। तो अब तो या तो इजलास जो है स्पीकर कौमी असम्बली को सेनेट के हाल में बुलाना पड़ेगा। डेट्स हमें बता रहे हैं 22 मार्च 23 मार्च OIC के इजलास के हवाले से भी, तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये प्लान्ड था कि आज अपोजिशन के तमाम रहनुमा आएंगे और ये रिक्वेजिशन जमा कराएंगे, तहरीक अदम एतमाद जमा करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने डेट्स का हिसाब रखा हुआ था? समी इब्राहिम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। समी साहब, अब ये वाली तहरीक भी जमा करवा दी गई है, इससे पहले हमने देखा रिक्वेजिशन जमा करवाई है, तो आप क्या समझ रहे हैं? जिस तरह से सिद्दीक साजिद हमें बता रहे हैं कि OIC का इजलास भी है, तो ये प्लान्ड चीजें थी सारी जो अपोजिशन कर रही है? डेफिनेटली देखिए, ये सब कुछ प्लान है और इसका बड़ा ताल्लुक है। वज़ीर आज़म साहब अपनी तकरीर में भी कह चुके हैं, जिस तरह उन्होंने यूरोपियन यूनियन को ललकारा है, जिस तरह अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा उन्होंने। और मुझे याद आ रहा है कि 77 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो राजा बाज़ार में गए थे और उन्होंने एक तकरीर की थी कि सफ़ेद हाथी मेरे पीछे पड़ चुका है और वो चाहता है कि वो मुझे मार दे। तो वो उनकी जो पेशीन गोई थी वो सच हुई। तो रशिया का दौरा करना, अमरीकी कैंप से निकलना, मैंने आपसे कहा कि शहबाज शरीफ पिछले 5 दिनों में 2 दफ़ा अमरीकी कौंसलेट से उन्होंने मुलाकात की है। तो अमेरिका आजकल क्या उनकी मोहब्बत है जिसकी वजह से वो इतनी उनकी अपोजिशन से मुलाकातें हैं। फिर डोनाल्ड ब्लूम जिस एम्बेसडर का तयन किया गया यहाँ पर, ये वो थे जिन्होंने यूक्रेन में ऑरेंज इनकलाब बर्पा किया था, उस वक्त वो वहाँ पर सफारतकार थे। तो पूरा जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है वो इस बात से कतई नज़र के इमरान साहब की डोमेस्टिक परफॉर्मेंस क्या है वो उनको निकालना चाहते हैं, हुकूमत से निकालना चाहते हैं। क्योंकि इमरान खान जो बात करते हैं, उन्होंने इस्लामोफोबिया की बात की,
यूनाइटेड नेशन में जाके उन्होंने आज़ादी इजहार का जो मामला था उस पर उन्होंने नामूस रिसालत किया, जो गुफ्तगू की, जो बयान किया, वो वेस्ट तो इसको पसंद नहीं करता। वो तो आपको पता है हर चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली ये एक प्लान है। OIC का इजलास भी कश्मीर पे है, तो मुझे लगता है कि उस इजलास से पहले ही इस काम को तय कर लिया जाएगा। और जैसे अभी सदीक साजिद कह रहे थे कि सेनेट के हॉल में ये सारी वोटिंग हो सकती है स्टेट बैंक में, तो उससे पहले ये मुझे लगता है कि ये इस पर वोटिंग और जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस है ख़ास तौर पर इसमें कश्मीर के हवाले से बात हो रही थी, दूसरे रीजनल इश्यूज़ पर भी बात है। तो ये एक हमें नज़र आ रहा है कि कौन सी कुव्वतें एक साइड पे हो गई हैं, उनके पीछे कौन है और इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकालने की कौन कोशिश कर रहा है। सो वेरी इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान के लोग भी देख रहे हैं और अगर ये चीज़ें अगर इमरान खान साहब को इस वक्त मंजर आम से हटा दिया जाता है और उसके बाद फिर जो पॉलिसीज़ इस तरह से हैं कि जी ठीक है आपने वापस अमेरिका के कैंप में जाना है और जो रशिया के साथ जो भी मुआहदे और जो भी कोशिश की इमरान खान साहब ने उसको वापस लेके जाना है, तो पाकिस्तान के लोग भी इसको देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग इट। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन रहा है। अच्छा ठीक है सर, मैं बात करना चाहूँ कुछ वजीर आजम की तकारीर के हवाले से भी। अब हम देख रहे हैं गुज़श्ता रोज से ही कि वजीर आजम की तकारीर में भी एग्रेशन आता जा रहा है, एग्रेसिव होते जा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि वजीर आजम ऑपोजिशन मोड में जा रहे हैं? वज़ीर आज़म का जो तकारीर है, उनका जो एग्रेशन है, उनकी जो गुफ्तगू अपोजिशन के हवाले से है, वो हमेशा से एक टोन पे रही है। उनको वो डाकू कहते रहे हैं, उनको वो कहते रहे मैं NRO नहीं दूंगा। और अपोजिशन का जो सबसे बड़ा उन पर एतराज़ है वो यही है कि जनाब ये जो गुफ्तगू करते हैं इससे हमें बहुत हम हर्ट होते हैं और ये गुफ्तगू ना करें इस तरह की। तो एग्रेशन अब पहले से ज़्यादा हो गया है, ख़ास तौर पर जो रशिया के दौरे पर जाने से पहले हमें पता है सबको इस्लामाबाद में कि बहुत पैगाम आता है वाशिंगटन से कि जनाब आप इनको रोकें। फिर उन्होंने ब्रीफिंग देने की कोशिश की कि हम क्या चाहते हैं। फिर जो बहुत सारे लोग अमेरिका के बड़े यहाँ पर स्लीपर सेल में कहूँगा मौजूद हैं इस्लामाबाद में, जो एक्टिव हो जाते हैं, जो ये कहने की कोशिश करते हैं कि ना 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 ना, ये आपको आज रात भी सुबह भी कल भी पिछले 4-5 दिनों में आपको बहुत लोग नज़र आए होंगे मीडिया पे, बड़े बड़े नाम, ओहो IMF को नाराज़, यूरोपियन यूनियन को नाराज़, ये क्या ज़बान है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो वो स्लीपर सेल्स, एक्टिव सेल्स, दे आर ऑल एक्टिव नाउ एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वो इमरान खान साहब इज़ माइंडफुल ऑफ दैट। वो उन्होंने जलसे रखे और वो जलसों में जाके उन्होंने ये बात की बिकॉज ही वांट्स पाकिस्तानी पीपल टू अंडरस्टैंड, लोगों को ऑनबोर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मैं कर रहा हूँ। अब आप देखें ना, $130 पर बैरल तेल चला गया, ये $200 पर बैरल तक जाएगा जो अभी इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। तो पाकिस्तान में तेल की कीमतें कैसे नीचे रहें? बहुत सारी बातें जो इमरान खान साहब की हैं वो जस्टिफाइड है। महंगाई जो है, बहुत सारी महंगाई जो है वो पूरी दुनिया में है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर आया कोरोना की वजह से, लेकिन अपोजिशन ने इसको अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश की। इमरान खान साहब के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने कि जी ये वो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके। और फिर एक ऐसा डिसीजन इमरान खान साहब का जो लोगों ने जिसको समझा कि उस्मान बुज़दार की जो तकर्री थी पंजाब में, उसको PTI ने भी नापसंद किया, लोगों ने भी उसको कोई ज़्यादा उसमें पजीराई नहीं हुई। तो वो सारे फैक्टर्स मिलके अपोजिशन ने कुछ माइलेज ज़रूर इससे गेन किया, बट द फैक्ट रिमेन्स जो द सेम के इंटरनेशनल जो इम्पैक्ट था वो आया। और अभी जो इमरान खान साहब का ऊस्टर है, अपोजिशन के पास कोई फार्मूला नहीं है कि वो कैसे कीमत कम करेंगे, कोई फार्मूला नहीं है। अगर इंटरनेशनली कीमतें ज़्यादा है तो वो कैसे कम करें, लेकिन बहाना बना के वो इमरान खान साहब को निकाल रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब पाकिस्तान को रीजनल अलायंसेस की जानिब जा रहे हैं। अमेरिका ने कहा कि विंटर ओलंपिक्स में मत जाएं चाइना के, वज़ीर आज़म ने कहा मैं जाऊंगा, एंड ही वेंट देयर, प्यूटन से भी मुलाकात हुई। फिर अमेरिका ने कहा कि रशिया मत जाएं, उन्होंने कहा मैं जाऊंगा, वहाँ पर गए, मुलाकात की, वापस आए। फिर उन्होंने यूरोपियन यूनियन से कहा कि तुम हमें गुलाम समझते हो, हमें ये खत लिखते हो, कौन हो तुम, इंडिया को क्यों नहीं कहते। दूसरे दिन यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट ने उनको फ़ोन कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान एक बहुत अहम मुल्क है, तो उसको वज़ीर आज़म साहब को निकालने के लिए इस वक्त जो बात हो रही है, ये कुछ सिर्फ डोमेस्टिक एजेंडा नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।